So students, चलिए let's start with our revision of CS Foundation Accountancy classes. ठीक है, I will be covering up your complete 70 marks revision. कंप्लीट 70 मार्क्स का रिवीजन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा. ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट कीप अटेंडिंग द क्लासेस. ठीक है, एंड एवरीथिंग विल बी डन इन द क्लास इटसेल्फ. ठीक है, सो जस्ट कीप अटेंडिंग द क्लासेस. विल स्टार्ट विथ लेसन नंबर 1, दैट इज योर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. ठीक है, अब देखिए इसमें चीजें क्या क्या आती हैं. जैसे सबसे पहले हमारा आता है क्या, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग. We all know what is accounting. आप सब लोगों को पता है अकाउंटिंग क्या होता है. अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट वे एंड इन टर्म्स ऑफ मनी all the transactions and events that are at least a part of financial character. ये डेफिनेशन आप लोगों को याद होगी या नहीं भी याद होगी तो फिर एक बार याद कर लेना. मगर इस डेफिनेशन को दिया किसने, ये याद होना जरूरी है, क्योंकि आपसे एग्जाम में डेफिनेशन लिखने को नहीं पूछेगा. आपसे क्या पूछेगा, who defined this? So who has given this definition? जो एक पॉपुलर डेफिनेशन जो कि हम लोग अभी पढ़ते हैं, ये डेफिनेशन दिया किसने, ये बात आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. So who has given the definition? Definition was given by American Institute of Certified Public Accountant, AICPA. जैसे अपने यहाँ पर ICAI होता है ना, जैसे अपने यहाँ पर ICAI होता है ना, बेसिकली वो चार्टेड अकाउंटेंट्स की डिग्री देता है. ऐसे ही अमेरिका में वी डोंट कॉल देम एज चार्टेड अकाउंटेंट, वी कॉल देम एज सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, सीपीए. उनको सीपीए हम लोग कहते हैं. और जो उनकी अपनी बॉडी है उसको हम लोग कहते हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट. सो व्हाट्स द बॉडी दैट हैज गिवन दिस डेफिनेशन? दिस डेफिनेशन हैज बीन गिवन बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स. ठीक है, फिर इसने डिफाइन किया. अब यहाँ पर डेफिनेशन ब्रिंग्स आउट the following attributes of accounting. I am not going into very basic things on the assumptions that you all know such kind of things. आप लोगों को सब चीजें पता है कि accounting is classified as an art. Art क्यों बोला जाता है? क्योंकि depends on person to person. ठीक है, it involves recording, classifying and summarizing. उसमें आपका recording होता है. recording हम लोग कहते हैं कहाँ पर करते हैं, books of original entry में, जर्नल में करते हैं, अपनी सब्सिडरी बुक्स में करते हैं. फिर हम लोग क्लासीफाइंग करते हैं, मतलब हम लोग लेजर बनाते हैं. फिर हम लोग क्या करते हैं, समराइजिंग करते हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं. ये सारी की सारी चीजें. इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी. मनी के टर्म्स में सिर्फ हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं. इट रिकॉर्ड्स ओनली दोस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर. मतलब जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे. इट इज द आर्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज. ये आर्ट है क्या चीज का, आपका ऑपरेशंस बताने का. मतलब हम यहाँ पर ये बताते हैं कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, हमारे पास में कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, हमारा कैपिटल की पोजीशन कितनी है. यही तो हमारा क्या है, यही तो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन है. और इसको इंटरप्रिटेट करना ही हम लोग सीखते हैं अकाउंट्स में. सर इंटरप्रिटेशन कैसे सीखते हैं? तो आप लोग रेशियो से एक चैप्टर पढ़ते हैं. ठीक है, दैट इज जस्ट अ सिंपल मींस आप इंटरप्रिटेशन जैसे सीखते हो. देयर आर अदर टेक्निक्स एज वेल, बट बेसिकली रेशियो इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्निक्स और मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेक्निक जिससे हम लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं. जैसे आप लोगों ने एक पढ़ा होगा अपने क्लास 10th में कि करंट रेशियो 2:1 होना चाहिए. अगर 2:1 से कम है मतलब आपका जो है सिचुएशन सही नहीं है, आपकी जो सॉल्वेंसी पोजीशन है वो सही नहीं है. ठीक है, सॉरी लिक्विडिटी पोजीशन सही नहीं है. ठीक है, फिर व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, अगेन नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. मैं आप लोग को यहाँ पर ये भी बताता चल रहा हूँ कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट. आप लोग उसको नोट भी कर सकते हैं. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज मतलब द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग. नो, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज हु हैज डिफाइंड द अकाउंटिंग. जो हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं उसको डिफाइन किसने किया था. स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. हालांकि आपका अकाउंटिंग स्टार्ट कब से होता है, अकाउंटिंग स्टार्ट कब से होता है, आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हो कौन से ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल नेचर के हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हो, क्लासिफाई करते हो, फिर समराइज करते हो, फिर इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ द रिजल्ट्स. ठीक है, फिर आते हैं हम लोग ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. ऑल्दो देयर आर अदर ब्रांचेस एज वेल, मगर आपकी इंस्टीट्यूट ICAI ने बस खाली 3 ही ब्रांचेस डिफाइन किया.
ICAI has defined three main branches of accounting. And what are those? पहला उसने डिफाइन किया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. पहली कौन सी ब्रांच उसने डिफाइन किया है? पहली ब्रांच उसने डिफाइन किया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. जो हम लोग करते हैं ना वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है. क्या? जिसमें हम लोग ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, पीएल जो अपना बनाते हैं ना, ये कौन सी अकाउंटिंग हुई हमारी? ये हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग हुई. मतलब जिसमें हम फाइनेंशियल पर्पस से करते हैं. ठीक है, जिसमें हम लोग सारी चीजें, हम लोग उसमें एक्सपेंस पे रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग इनकम पे रिकॉर्ड करते हैं, सारी चीजें. एक और पर्टिकुलर टाइप की अकाउंटिंग होती है जिस कॉस्ट अकाउंटिंग. ये कॉस्ट अकाउंटिंग पता है कौन करता है? ये कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली ऐसे बिजनेसेस करते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन में इंगेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में इंगेज. जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अगर मेरे को अपने सामान की, मुझे अपने सामान की अगर कॉस्ट नहीं पता तो मैं उसको बेच कैसे पाऊंगा? तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग किया जाता है उन बिजनेसेस के द्वारा जो कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं उनके लिए कॉस्ट निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग. दिस इज नॉर्मली परफॉर्म्ड बाय प्रोफेशनल्स नोन एज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, CMA. जैसे अगर हम लोग बात करें तो फिर आपस में तीन भाई बहन हो गए, CA, CS और CMA. समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर नेक्स्ट हो गया क्या? मैनेजमेंट अकाउंटिंग. क्या हो गया? ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या हुआ? ये वो अकाउंटिंग हुआ जो कि मैनेजमेंट को वो सारे इनपुट्स प्रोवाइड करता है जो कि उसको डिसीजंस लेने के लिए यूजफुल हो. ये मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. सारी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेगा. सिर्फ कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा? इट विल प्रोवाइड दोस इंफॉर्मेशंस टू द मैनेजमेंट व्हिच आर हेल्पफुल बाय इट इन टेकिंग द डिसीजंस. जो कि मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल होंगी. किस पर्पस से? डिसीजंस लेने के लिए. क्योंकि एक बिजनेस को मैनेज कौन करता है? मैनेजमेंट. तो बेसिकली मैनेजमेंट को सारी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, मैनेजमेंट को कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए जिससे कि वो डिसीजंस ले सके. और ये इंफॉर्मेशन कौन इसको प्रोवाइड करेगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग. बस समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? फिर आपका आया फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है. तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में अगर हम लोग बात करें तो आपका पहला काम हो गया कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स. आपको पता है अकाउंटिंग का सबसे जरूरी काम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना. सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स बोले तो अरे अगर मैं अपने बिजनेस के बारे में बात करूं तो मुझे ये पता रहना चाहिए कि किस बच्चे ने कितना फीस दिया, उसकी कितनी फीस दी हुई. ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हम कैसे करके मेंटेन करते हैं? अकाउंट्स के थ्रू. वैसे ही हर बिजनेस में वो सामान खरीदा, कितना सामान खरीदा, कितना बेचा, किससे कितना बकाया है, इन सब चीजों का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होगा तभी ना. किस दिन खरीदा, किस दिन बेचा, ये सारी चीजों का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होना चाहिए. और ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ही हमको कौन मेंटेन करके देता है? अकाउंटिंग के थ्रू. फिर प्रोटेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस प्रॉपर्टीज. जो हमारे बिजनेस की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम सही तरीके से तभी जान पाते हैं जब हम अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं. कहने का मतलब है अगर मैं एक ट्रेडर, मैं सामान मंगवाता हूं और उसको बेचता हूं. अब मेरे पास में अगर स्टॉक ही नहीं है, मुझे स्टॉक का पता ही नहीं है, तो मुझे ये नहीं समझ में आएगा कि मेरे यहाँ से कोई स्टॉक चोरी हो गया. मतलब मेरे यहाँ पर 100 यूनिट होने चाहिए थे मगर आज की डेट में मेरे पास में 95 यूनिट्स बचे. तो मैं अपने स्टाफ मेंबर से पूछ सकता हूँ कि ये बाकी 5 यूनिट्स कहाँ गया, ये कैसे गायब हो गया. समझ में आ रहा है कि नहीं? मगर अगर मैंने अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं किया तो मुझे तो लगेगा कि जो बचा है वही बचा है. 95 तो 95 ही होना चाहिए था. तो ऐसे केस में हम अपने स्टॉक को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते. इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन एंड कंट्रोलिंग बिजनेस प्रॉपर्टीज. फिर असर्टेनिंग द ऑपरेशनल प्रॉफिट और लॉस. हर बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है मगर हम बिजनेस किए जा रहे हैं, हमको ये नहीं पता कि हम कितना कमा रहे हैं, तो बेसिकली बिजनेस करने का कोई मतलब नहीं बच जाता. तो बेसिकली हमको अकाउंट्स क्या करता है? अकाउंट्स हमको हेल्प करता है ताकि हम अपना ऑपरेशनल प्रॉफिट और लॉस निकाल पाए कि हमने कितना फायदा कमाया, कितना हमको लॉस हुआ कर. फिर असर्टेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. हमारे बिजनेस में कितने एसेट्स है, कितना लायबिलिटीज है, कितना कैपिटल है, ये सब चीजें भी हमको असर्टेन करवाता है. कौन असर्टेन करवाता है? कौन असर्टेन? अकाउंटिंग के थ्रू. फिर फैसिलिटेटिंग रेशनल डिसीजन मेकिंग. बेसिकली अकाउंट्स के ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग डिसीजन सही ले पाते हैं.
अपने बिजनेस से जुड़े हुए चीजों को सही डिसीजंस के थ्रू हम लोग अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये डिसीजंस लेने के लिए हमको जो इनपुट चाहिए वो इनपुट कहाँ से आएगा? वो इनपुट आएगा हमको अकाउंट्स के थ्रू। मैंने देखा मेरे मिसलेनियस खर्चे ज्यादा बढ़ गए हैं, मेरा रेंट ज्यादा हो गया है, या एक्स वाई जेड खर्चे, मेरे स्टाफ के सैलरी ज्यादा हो गए हैं, या मेरा इनकम कम आ रहा है, कुछ भी ऐसी चीज, तो वो कैसे करके हम उसको मैनेज करेंगे? हमको वो इनपुट कहाँ से मिलेगा कि ये चीज ज्यादा, ये चीज कम है? कैसे ये इनपुट मिलेगा? थ्रू दी अकाउंट्स। ठीक है, अगर हम बात करें व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ अकाउंट्स, तो अकाउंट्स, अकाउंटिंग के थ्रू क्या क्या एडवांटेजेस है? पहला है आपका मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड्स, हमारा बिजनेस रिकॉर्ड्स मेंटेन हो जाता है। ठीक है, बेसिकली जो फंक्शंस है वही उसका एडवांटेजेस है। मोटा मोटी देखा जाए तो फिर आप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखते हो और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रख लिए, वही इसका एडवांटेज हो गया। ठीक है, दूसरा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं इस पर भी नहीं आऊंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना तो पीएल बैलेंस शीट को, फिर कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कंपैरिजन नहीं होगा तो इंप्रूवमेंट कैसे होगा? बात समझ रहे हैं कि नहीं? हम लोग दो तरीके से कंपेयर करते हैं, एक खुद का खुद से, एक खुद का परफॉर्मेंस का खुद से, इसको हम लोग कहते हैं टाइम एनालिसिस। हम इस साल के अपने प्रॉफिट को लास्ट ईयर के प्रॉफिट से कंपेयर करेंगे कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया। दिस इज नोन एज टाइम एनालिसिस। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक हम कंपैरिजन करते हैं अपना दूसरों के साथ में, समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस इज नोन एज इंटर फर्म कंपैरिजन। जो पहले मैंने बताया था जो टाइम एनालिसिस था, दिस दैट वाज नोन एज इंट्रा फर्म एनालिसिस। इंट्रा फर्म एक होता है इंटर फर्म, अपना कंपैरिजन दूसरे के साथ। फिर डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियसली हमको डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता ही है। एविडेंस इन लीगल मैटर्स, लीगल मैटर्स में भी ये हमको हेल्प करता है। कैसे? सर हम ये बता सकते हैं कि हमारा पैसा इतना बाकी है या इतना पैसा हमको आपको देना है, और हाँ देखो हमने इस चीज का प्रॉपर एक रिकॉर्ड्स रखा है और जो हम बोल रहे हैं वो सही है। ऑब्वियसली अगर आप अकाउंटिंग मेंटेन करोगे आपके पास सारी चीजों का रिकॉर्ड रहेगा। कोई आपके अगर किसी चीज में अगर आपकी अगर बात अगर नहीं अगर बनती, किसी से अगर डिस्प्यूट पे हो जाता है कि नहीं हमको इतना पैसा लेना है, हमको इतना पैसा देना है, कुछ भी ऐसा बिजनेस में अगर आता है, तो फिर उसमें एविडेंस के तौर पर हमको क्या काम करता है, क्या काम करेगा? अकाउंट्स। समझ में आ रहा है? फिर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज, अलग अलग इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं बिजनेस में, सिर्फ ओनर ही नहीं, बाकी और भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं। इसको डिटेल में हम लोग बाद में ही पढ़ेंगे, आएगा टॉपिक ये। और भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं, उनको इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कराता है? एक बिजनेस। ठीक है, हेल्प्स इन टैक्सेशन मैटर, आपको इनकम टैक्स भरना है, जीएसटी भरना है, अलग अलग टैक्सेस अप्लाई करते हैं बिजनेसेस पर, वो मैटर्स कितना टैक्स भरना है, वो सारी के सारी चीजें कहां से रिजॉल्व होती है? अकाउंट्स से। फिर वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, किसी को अगर अपने बिजनेस को बेचना है, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो वो भी कैसे करके होगा? अकाउंट्स। जैसे एबीसी को अगर अपने बिजनेस को सेल आउट करना है, तो वो अपनी बिजनेस की वैल्यू बताएगा ना कि मेरा बिजनेस अगर आप लेना चाहते हैं खरीद लीजिए, मेरे बिजनेस के ये वैल्यू, इसमें ये एसेट्स है, इतने लायबिलिटीज हैं, ये पैसे में आप खरीद लीजिए। तो फिर समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है, इससे इतना पैसा लेना है, इसको इतना पैसा देना है, इतना सेल हुआ, इतना ये चीज हुआ, कुछ भी याददाश्त पर काम। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर अगर हम लोग बात करें लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, क्या लिमिटेशन है अकाउंटिंग की? तो ऑब्वियसली अकाउंट्स इज नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंस, इट इज फिल्ड विद लिमिटेशंस। उसमें कमियां बहुत सारी, जैसे कमियां क्या क्या है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, तो हम लोग जो क्वालिटेटिव नेचर की जो चीजें होती है, जो क्वालिटेटिव, उसको एक्सप्रेस कभी भी नहीं कर पाते हैं। जैसे मेरे बिजनेस ने 15 लाख रुपए का तो प्रॉफिट कमाया, मगर हम इसको ये नहीं बता सकते कि मेरे बिजनेस ने इस समय 15 लाख रुपए कमाया जब सबका बिजनेस डाउनग्रेड हो रहा था। क्वालिटेटिव बात है, बात को समझिएगा। आज सबका बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस अगर रन हो रहा है, तो आई कैन से कि नहीं आई एम इन अ बेटर पोजीशन। बेसिकली सिर्फ अगर जब हम लोग नंबर्स के टर्म्स में बात करेंगे, हो सकता है पिछले साल से मैंने प्रॉफिट कम कमाया, मगर अगर हम क्वालिटेटिव इसको बात को देखें, तो ये अच्छा समझ में आएगा कि अरे ऐसे समय में भी बिजनेस हुआ, अच्छा बिजनेस हुआ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सो दिस इज व्हाट दिस fails to express, accounts fails to express any kind of qualitative information,
कोई मेरे बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय था, अगर वो बिजनेस छोड़ के चला गया तो भी उससे मेरे बिजनेस को नुकसान होगा। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं होती। ठीक है। फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ एस्टिमेट्स इन अकाउंट्स। सर क्या क्या? जैसे आप जो है अगर डेप्रिसिएशन देते हैं तो आप वहां पर यूजफुल लाइफ ऑफ एस्टिमेट सॉरी यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट एस्टिमेट ही तो करते हैं आप बताते ना है कि इस एसेट की यूजफुल लाइफ 10 साल होगी। मैंने ये लैपटॉप खरीदा 50,000 रुपए का, मैंने अपने बुक्स में लिखा, मैंने उसमें लिखा कि इसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है और मैं हर साल 10,000 रुपया एस्टिमेट के बेसिस पर उस पर डेप्रिसिएशन दे जा रहा हूँ, मगर एसेट मेरा 3 ही साल चला, खराब हो गया लैपटॉप। तो बेसिकली जो एस्टीमेट है उसके कारण हम क्या कभी भी अकाउंट्स में एग्जैक्ट फिगर्स जान पाते हैं, अपनी एग्जैक्ट वैल्यू जान पाते हैं? हमेशा याद रखिएगा अकाउंट्स में जब भी लिखा हुआ भी रहता है तो ऐसे लिखा हुआ रहता है कि अकाउंट्स रिफ्लेक्ट्स ट्रू एंड फेयर, एग्जैक्ट व्यू नहीं। क्या लिखा रहता है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू एंड फेयर व्यू? ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब यह है कि एस्टीमेट्स के हिसाब से जो आपका व्यू है वो सही है, but it's not exact. Accounts cannot give you exact information until and unless a business is closed down. अगर एक बिजनेस बंद हो जाएगा तब तो अपने पास में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होगी, अदरवाइज जस्ट अ ट्रू एंड फेयर। पक्का क्लियर बात समझ में आ रहा है? फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में भी बायस्ड हो सकता है क्योंकि डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पर। अगर मुझे अपने बिजनेस को अच्छा दिखाना है, मुझे बैंक से लोन चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे अपना प्रॉफिट ज्यादा दिखाना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा? अपने खर्चों का। अगर मुझे इनकम टैक्स भरना है, इनकम टैक्स में बचत चाहिए, छूट चाहिए, मैं क्या करूंगा? अपने प्रॉफिट को कम दिखाऊंगा। प्रॉफिट कम दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? खर्चों को बढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेसिकली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में भी बायस्ड। फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द ओरिजिनल कॉस्ट। हम लोग फिक्स्ड एसेट्स की मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करते, उसको ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं और उसी पर डेप्रिसिएशन देते जाते हैं कॉस्ट कंसेप्ट के हिसाब से। कौन से कंसेप्ट के हिसाब से? आप बेसिकली उसकी मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करते। तो हो सकता है कि मैंने ये लैपटॉप आज से 1 साल पहले खरीदा था, 10,000 रुपए का इस पर डेप्रिसिएशन दिया, मेरे बुक्स में ये लैपटॉप कितने का दिखाई दे रहा है? 40। तो मुझे क्या लगेगा? मुझे इस लैपटॉप को बेचने पर 40,000 रुपये मिल जाएगा। मैं इस लैपटॉप को लेकर मार्केट में गया, मुझे तो 20,000 रुपये मिले। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सो हमारा अकाउंट्स की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? इट डज नॉट रिफ्लेक्ट मार्केट वैल्यू। फिर अकाउंटिंग कैन बी, हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से टू शो अ बेटर पोजीशन। इट कैन बी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। समझ में आ रहा है? फिर मनी एज अ मेजरमेंट यूनिट चेंजेस वैल्यू। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बेसिकली ये जो मनी एज अ मेजरमेंट चेंजेस इन वैल्यू आपको बताना चाह रहा है, दिस मींस इन्फ्लेशन से हमारी मनी की वैल्यू जो है वो घटती जाती है। इन्फ्लेशन से हमारी मनी की वैल्यू जो है वो घटती जाती है। सर मनी की वैल्यू घटती जाती है, ऐसा कैसे? सर पहले भी 10 रुपए का नोट 10 रुपए का था, आज भी 10 रुपए का नोट 10 रुपए का है। तो ऐसे समझो कि पहले एक समोसा 5 रुपए का मिलता था, तो 2 समोसा 10 का। पहले 10 रुपए पॉकेट में है तो कितना समोसा हम लोग खा सकते थे, मगर आज वही समोसा, समोसा तो वही है, 10 रुपए लेके जाएंगे तो क्या मिल जाएगा? 2 समोसा नहीं मिलेगा, शायद एक समोसा मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या हुआ? पैसे की वैल्यू घटी ना, पैसे की वैल्यू तो घटी ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अकाउंट्स में दिक्कत क्या होती है, हम लोग इस इन्फ्लेशन के इफेक्ट को लेते ही नहीं है। वी डू नॉट कंसीडर सच इन्फ्लेशन इफेक्ट इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर क्या मतलब है इस बात कहने का? कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने अगर ये देखा कि कोई कोई एसेट है मेरे बुक्स में, वो 100 रुपए का था, 100 रुपए पर ही दिखाई दे रहा है, मगर क्योंकि रुपीस की वैल्यू तो घट गई, तो हमको इन्फ्लेशन इफेक्ट को लेते हुए उसकी वैल्यू को भी एडजस्ट करना चाहिए। सर वो कैसे होगा एडजस्टमेंट? वो अपने कोर्स का पार्ट है, मगर बात को समझिएगा, कहीं ना कहीं पर हमारी मनी की वैल्यू भी घटती है, मनी की वैल्यू घटती है। समझ में आ रहा है? तो मनी की वैल्यू क्योंकि घटती है तो हमको उसका इफेक्ट अकाउंट्स में भी लेना चाहिए। ठीक है, जो कि इफेक्ट हम लोग
अच्छा, कुछ कुछ इसके जो क्वेश्चंस हैं आप लोग, जो ये रिव्यू क्वेश्चंस हैं, इन सबको करिएगा जरूर स्टूडेंट्स। अपनी बुक को एकदम थॉरली हम लोगों को एकदम से पढ़ना है और उसको बेस बना करके, उसको पकड़ करके हम लोगों को जो है अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। अगला जो चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अगला जो टर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? बेसिकली जो अकाउंट्स है हमारा, उसमें हम लोग तीन टर्म्स को अलग अलग करके डिफाइन करते हैं, हालांकि तीनों टर्म होते एक ही जैसे हैं। एक होता है आपका बुक कीपिंग, दूसरा होता है आपका अकाउंटिंग, और तीसरा होता है आपका अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, तीन टर्म्स होते हैं, ठीक है। लगते हैं तीनों एक ही जैसे हैं, मगर तीनों टर्म्स अलग अलग होते हैं। बेसिकली बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग को हम लोग कहते हैं रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। इसमें क्या आता है हमारा? इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग आता है। क्या आता है? रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। अगर हम अकाउंट्स के प्रोसेस को देखें तो उसका जो पहला दो प्रोसेस है, जिसमें आप रिकॉर्डिंग और क्या करते हो, क्लासिफाइंग, वहां तक का स्टेप किसके अंदर में आता है? अब अकाउंटिंग की बात आती है, तो अकाउंटिंग क्या हुआ? अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? इसमें आपका इंक्लूड होता है समराइजिंग, एनालिसिस, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। इसमें हमारा क्या क्या चीजें आती हैं? इसमें आता है हमारा समराइजिंग, एनालिसिस, कम्युनिकेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? रिजल्ट्स का, ये सारी की सारी चीजें हमारे किस में आती हैं? अकाउंटिंग, ठीक है। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ ब्रॉडर टर्म, बुक कीपिंग इज अ नैरो टर्म। अकाउंटिंग में क्या आ जाएगा? बुक कीपिंग तो आएगी आएगी, साथ में जो बाकी का जो प्रोसेस है वो सब कुछ किसके अंदर में आ जाएगा? आपका अकाउंटिंग। एंड सर व्हाट इज दिस अकाउंटेंसी देन? व्हाट इज दिस अकाउंटेंसी? दिस बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। मतलब जो हम लोग जो प्रिंसिपल्स, जो भी चीजें लिखा हुआ है, वो सारी की सारी चीजें, वो सारा ज्ञान अपना किस में लिखा हुआ है? अकाउंटेंसी। किस में लिखा हुआ है? मतलब वो जहां पर लिखा हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं? अकाउंटेंसी। इसीलिए हम लोग अकाउंटिंग नहीं पढ़ते हैं। ये नहीं कहा जाता कि हम लोग अकाउंटिंग पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटेंसी। अगर आप लोगों को, आप लोगों की क्लास 11th की बुक अगर आपके पास में हो, उसका नाम देखिएगा, उसका नाम अकाउंटिंग नहीं होगा, अकाउंट्स नहीं होगा, उसमें लिखा होगा अकाउंटेंसी। क्या लिखा होगा? अकाउंटेंसी, क्योंकि इट इज द बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। तो व्हाट्स द बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। सो इसको याद रखिए कि इसका डिफरेंस कहीं ना कहीं पर आपसे पूछ लेता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। डिफरेंस भी हम लोगों ने कर ही लिया था, ठीक है। सो एक बार बस ऊपर ऊपर से डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। सो बुक कीपिंग क्या हुआ? इट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। Yes, all the principles, all the conventions, or all the concepts, conventions, they come under what? Accountancy. समझ में आ रहा है कि नहीं? So बुक कीपिंग आपका क्या हो गया? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। आपका अकाउंटिंग क्या हो गया? समराइजिंग। समझ में आ रहा है? द वर्क ऑफ बुक कीपिंग इज मेनली रूटीन एंड क्लेरिकल इन नेचर। ये जो इसका काम होता है, ये कौन करता है? बेसिकली जूनियर स्टाफ के लेवल का रूटीन वर्क है, डेली काम करने वाला चीज है। आप हर रोज थोड़ी ना पीएल बैलेंस शीट बनाओगे। तो बुक कीपिंग का जो काम है, दैट इज नॉट रूटीन इन नेचर, दैट रिक्वायर्स हायर लेवल ऑफ नॉलेज, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है। बुक कीपिंग
constitutes the base for accounting. It is the base of accounting. accounting का क्या है? बेस. जबकि अकाउंटिंग तो स्टार्ट ही होगा कहाँ से? मतलब बुक कीपिंग नहीं होगा तो फिर अकाउंटिंग हो नहीं सकता. बुक कीपिंग नहीं होगा तो फिर अकाउंटिंग हो नहीं सकता. समराइजिंग कब हम लोग करेंगे? वह कौन से रिजल्ट को समराइज करोगे? किस चीज को समराइज करोगे? विल समराइज व्हेन वी हैव डन बुक कीपिंग. ठीक है. फिर बुक कीपिंग इज डन इन अकॉर्डेंस विद बेसिक अकाउंटिंग कांसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस. अब इसमें आप कहोगे कि सर ये देवी बेसिक अकाउंटिंग कांसेप्ट्स, इसका जो बॉडी ऑफ नॉलेज है वो नॉलेज की बात अभी हम लोगों ने किया था. वो नॉलेज लिखा हुआ कहाँ पर है? वो लिखा हुआ है अकाउंटेंसी में. कहाँ पे लिखा हुआ है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर इसमें आपका हो गया मेथड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर अकाउंटिंग फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन फ्रॉम फॉर फाइनेंशियल में वैरी फ्रॉम फर्म टू फर्म. तो बेसिकली जो हम लोग बुक कीपिंग करते हैं वो हम लोग बेसिकली अकाउंटिंग कांसेप्ट्स और कन्वेंशंस के हिसाब से करते हैं. जैसे मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. आप ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हो. जब भी कोई प्रोप्राइटर का पर्सनल खर्चा होता है आप उसके लिए ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हो, ना कि बिजनेस के एक्सपेंस को डेबिट करते हो. रिकॉर्ड्स में आपने किसको डेबिट किया है? ड्राइंग्स अकाउंट को, ना कि बिजनेस के एक्सपेंस को. सर ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कौन सा कंसेप्ट फॉलो किया? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. कौन सा कंसेप्ट? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेसिकली बुक कीपिंग किसके हिसाब से किया जाता है? बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस. मगर अगर वही हम लोग बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में या बाकी जो इंटरप्रिटेशन है, एनालिसिस है, उसमें कोई कंसेप्ट्स या कन्वेंशंस की जरूरत नहीं पड़ती है. उसमें फर्म टू फर्म डिपेंड करता है. बात को देखिएगा. आपका 70% स्कोर है. आपका 70% स्कोर है. जैसे लिल्हाम में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का एक मैं आप लोगों को एक बताऊं, एक ड्रॉबैक बताऊं. होता क्या है कि सबको एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा हाई हो जाती है CS 47 में कि जिसका 280 300 नंबर भी आता है ना वो भी आकर के रोता है. अरे भैया 300 नंबर है, क्यों रो रहे हो? अरे सर मेरी ऑल इंडिया रैंक नहीं है. इंटरप्रिटेशन अलग हो गया. 300 नंबर आमतौर पर कोई बच्चा पाएगा, वो खुशी के मारे जमीन को नहीं छुएगा. बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो कहीं ना कहीं पर चीजों का इंटरप्रिटेशन अलग हो गया. इंटरप्रिटेशन डिपेंड्स ऑन फर्म टू फर्म. मेरे बिजनेस से 15 लाख रुपए कमाए, अगले के बिजनेस से 25 लाख रुपए कमाए, मैं 15 लाख रुपए कमा के खुश हो सकता है, 25 लाख रुपए कमा करके खुश. तो ये क्या चीज है? इंटरप्रिटेशन है ना. इसमें कोई कंसेप्ट कोई कन्वेंशंस की जरूरत नहीं. फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बुक कीपिंग. जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो बुक कीपिंग का पार्ट नहीं होते हैं. जबकि अकाउंटिंग में तो बुक कीपिंग तो आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. समझ में आ रहा है? फिर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी ascertained थ्रू बुक कीपिंग. हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन के थ्रू ascertain, क्योंकि वो तो हम लोग कब बनाते हैं? अकाउंटिंग में, समराइजिंग में, है ना. जबकि इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं. अच्छा, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग. बेसिकली देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग. दो मेजर सिस्टम्स होते हैं अकाउंटिंग के. एक होता है हमारा कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एक होता है हमारा एक्युरेल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. सो व्हाट इज कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड व्हाट इज एक्युरेल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग? ये आप लोग जल्दी सुन लीजिएगा मेरे से. कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. किसको रिकॉर्ड करते हैं? सिर्फ और सिर्फ हम लोग कैश के ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे. मतलब जो सामान मैंने क्रेडिट पर बेचा या कोई एक्सपेंस अगर मेरा क्रेडिट पर हुआ तो क्या उसको रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? नहीं. हम लोग सिर्फ कैसे ट्रांजेक्शंस की रिकॉर्डिंग करेंगे? कैश. मैंने आपको सामान कैश में बेचा, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे. मैंने आपसे पैसा दिया, उसको रिकॉर्ड करेंगे. समझ में आ रहा है? सर ये सिस्टम किस बिजनेस में फॉलो होता है? तो ये सिस्टम स्मॉल बिजनेसेस में फॉलो होता है. बेसिकली प्रोफेशनल्स इस सिस्टम को पसंद करते हैं. कैसे कैसे बिजनेसेस? प्रोफेशनल्स. क्योंकि जो प्रोफेशनल्स हैं उनका मेनली काम जो है वो कैश में होता है. जैसे डॉक्टर, लॉयर्स. आप जैसे डॉक्टर के यहाँ पर जाते हैं तो आप ये तो ना बोलेंगे कि सर आज देख लीजिए फीस बाद में देंगे. वो गलत देख लेगा. बीमारी कोई और रहेगी और सिम्टम कोई और आपको बता देगा. राइट? तो बेसिकली ऐसा नहीं हो पाएगा. उनके यहाँ पर क्या चलता है? कैश सिस्टम. बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इट इज अ सिस्टम इन विच accounting entries are made only when cash is received or paid. ठीक है. इसमें कोई भी हम लोग जो है आपका एक्युरेल क्रेडिट वाली चीजें नहीं लिखेंगे. ठीक है. अच्छा,
देखो ध्यान से एक बात समझना, यहाँ पर एक तो पॉइंट जो कि आपसे पूछता है वो क्या पूछता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज इनकम्पेटेबल विद द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ इनकम डिटरमिनेशन। तो आपसे ये सवाल पूछेगा, आपसे ये सवाल पूछेगा कैश बेसिस ऑफ सिस्टम जो है हमारा वो किसके साथ में इनकम्पेटेबल है, मतलब किसको फॉलो नहीं करता। it does not follow which system of accounting, sorry, it does not follow which principle, it does not follow, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल तो कहता है कि भाई आप पहले तो इनकम जनरेट करो, इनकम से फिर एक्सपेंस को मैच कर दो, उसमें कैश का कोई तुक ही नहीं है, चाहे वो फिर आपका एक्यूडी क्यों ना हो, उसमें कैश का कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज इनकम्पेटेबल विद, कुछ बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर आगे देखो, ये सुटेबल किसके लिए होता है, ऐसा मैंने भी आपको बताया, वेयर क्रेडिट, वेयर ये सुटेबल किसके लिए हुआ, सुटेबल है ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज वेरी स्मॉल और इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स वेयर इट इज डिफिकल्ट टू एलोकेट स्मॉल अमाउंट्स अकाउंटिंग, ठीक है। और क्रेडिट ट्रांजेक्शंस यहाँ पर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया प्रोफेशनल्स के लिए, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर्स, लॉयर्स, फॉर्म ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज। प्रोफेशनल्स नॉर्मली क्या करते हैं, पहले पैसा लेते हैं। एक बिजनेस में क्या होता है, एक नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है, उसमें उधार बहुत होता है, प्रोफेशनल्स के बिजनेस में काम में उधार नहीं होता है, ठीक है। फिर अगला है हमारा एक्यूरेल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दिस सिस्टम इज आल्सो नोन एज मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। देखिए ये सब भी समझिएगा, आपको ये पूछ सकता है कि एक्यूरेल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की जगह पर आपको टर्म दे देगा मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, आपको कह रहे सर ने तो ये पढ़ा ही नहीं, पढ़ाया है। मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या है, एक्यूरेल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के घर का नाम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे घर का नाम हर किसी का होता है ना, वैसे इसका घर का नाम क्या है, एक्यूरेल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें आप ड्यू बेसिस पर रिकॉर्ड करते हो। समझ में आ रहा है, कैश ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करोगे और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करोगे। इट इज अ सिस्टम व्हिच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट्स having due for payments or receipt. Accrual based of accounting attempts to record the financial effects of the transactions. ये आप लोग अपने हिसाब से फिर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। The following essential features of accrual basis, क्या क्या है essential systems आपके, essential systems में आपको देखो लिखा हुआ है revenue is recognized as it is earned irrespective of the period when it is received। revenue तब recognize करोगे कब, जब वो पैसा आपने earn कर लिया, मतलब मैंने आज सामान किसी को बेच दिया, उसका पैसा 1 साल के बाद आएगा, तुम 1 साल के बाद कमाई नहीं मानेंगे, हम कमाई कब मानेंगे, जब सामान हमने बेचा है। वैसे ही करके कॉस्ट को आप क्या करते हो, इसको कॉस्ट को आप मैच कर देते हो अगेंस्ट रेवेन्यू, ये मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से होता है। ये अभी हम लोग एक बार इसको डिस्कस भी करेंगे मैचिंग प्रिंसिपल, उस समय और हम लोग फिर आएंगे। तो आते हैं अकाउंटिंग एज इंफॉर्मेशन सिस्टम, बेसिकली हमारे बिजनेस का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मतलब हमारा बिजनेस ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, इसका एक इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन है, अकाउंट्स। समझिए इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप बहुत से लोगों से पूछते होंगे, आप लोगों के पेरेंट्स एक दूसरे से ये भी बात करते होंगे, फिर पूछते होंगे अरे बिजनेस कैसा चल रहा है, बोलते होंगे नहीं बहुत अच्छा चल रहा है या बहुत खराब चल रहा है, ठीक है। अपने मन में जो भी आया, जो भी लगता है वो बोल देते हैं हम लोग, मगर एक्चुअली हमको जो इंफॉर्मेशन है, जो हमारा बिजनेस की दशा को बताता है, वो कौन बताता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे अगर सपोज करो मिस्टर एबीसी को लोन चाहिए, अगर वो बैंक में जाएगा, उससे बैंक पूछेगा अरे बिजनेस तुम्हारा कैसे चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, पैसा छाप रहे हैं हम तो, बस एक मशीन और लगाने इसलिए आपसे लोन लेने के लिए आए। समझ में आ रहा है, ऐसे ही ना बोलेगा, ये ना कहेगा, मगर क्या बैंक उसकी इस बात को मान लेगा, बैंक क्या कहेगा, ऐसी बात है तो जाओ जाकर के अपना बैलेंस पे लेके आओ, देखिए जरा सा कितना पैसा तुमने छापा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर बात है। तो अकाउंटिंग इज व्हाट, अकाउंटिंग इज द इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, किसके रिगार्डिंग, रिगार्डिंग द बिजनेस, के बिजनेस में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नाउ हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, जो अकाउंट्स हमारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है,
उसको किस किस की जरूरत पड़ती है, पहले तो मैंने कहा, तो मैं बाद में उसमें डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो किस किस को, सिर्फ क्या ओनर को, सिर्फ मालिक को नहीं, और ही बाकी लोगों को। ओनर को तो आपको पता है भैया कितना कमाए, कितना कमाए, सबसे पहली बात तो यही है। ओनर तो ये बात जानना चाहता ना है कि आपने कितना पैसा कमाया। उसके लिए ओनर क्या करेगा, अकाउंट्स को देखेगा, अकाउंट से ही उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि उसने बिजनेस में कमाया कितना। उसके अलावा कौन, जो बिजनेस के, जो बिजनेस को चलाते हैं, जो बिजनेस को रन करते हैं, जो मैनेजमेंट में होते हैं, उनको भी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, अकाउंट से। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, हमारे खर्चे ज्यादा हैं कि हमारी रेवेन्यू कम हो रही है, क्या चीजों में हमको और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो सारी के सारी इंफॉर्मेशन को कहाँ से मिलेगी, मैनेजर्स देंगे। फिर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, मतलब जो बिजनेस में अभी तक पैसा लगाया नहीं है, मगर जो पैसा लगाना चाह रहा है, जिसने अभी तक बिजनेस में पैसा लगाया मगर जो पैसा लगाना, वो कौन हुआ, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। उससे हम लोग क्या करेंगे, वो भी तो क्या मांगेगा, अरे हम आपके बिजनेस में पैसा लगाना चाह रहे हैं, मगर पहले एक बार बताओ तुम्हारा बिजनेस हमको, जो पैसा हम लगाएंगे उसके हिसाब से हमको रिटर्न क्या दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। फिर कौन हो गया, क्रेडिटर्स, बैंकर्स एंड अदर लेंडिंग, ये आपको पैसा उधार देंगे। तो फिर आपका बेसिकली क्या देखेंगे, बैलेंस शीट, पीएल। समझ में आ रहा है कि नहीं। आप अपने दूसरे क्रेडिटर्स के साथ में स्वभाव कैसा करते हैं, मतलब क्या उनका पैसा आप टाइमली रिपे कर देते, नहीं कर देते, कितना पैसा आपके ऊपर में पहले से उधारी है, ये सब चीजें चेक करने के बाद भी ये पैसा आपको क्या करेंगे। समझ में आ रहा है। फिर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बेसिकली बिजनेस से जुड़े हुए, जैसे सो लेट्स कंटिन्यू। सर एम्प्लॉयज को कैसे, एम्प्लॉयज को, गवर्नमेंट को तो मतलब होता है क्योंकि उसको टैक्स कलेक्ट करना है, उसको ये भी देखना है कि लेबर्स, कॉर्पोरेट लॉस, आपको पता होगा कि बेसिकली लेबर से भी जुड़े हुए बिजनेसेस पर बहुत सारे कानून गवर्नमेंट ने लगाए हैं कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं इतने एम्प्लॉयज, आपको ऐसा रखना पड़ेगा, एम्प्लॉयज के लिए ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट कहाँ से देखेंगे कि आप ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अकाउंट से। ठीक है, मगर एक एम्प्लॉय को कैसे करके जरूरत पड़ता है, वाई एम्प्लॉय विल चेक, मेरे यहाँ पर जो काम करने वाले हैं उनको क्या मतलब है कि मैं कितना पैसा कमाता हूँ, उनकी तो सैलरी फिक्स है, उनको क्या मतलब है कि मैं कितना पैसा कमाता हूँ। सर अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो हो सकता है कि आप उनको आगे सैलरी ना दें। और एक एम्प्लॉय ये भी चाहता है कि जो अच्छा बिजनेस है, जिसमें काम अच्छा हो रहा है, जो प्रॉफिट कमा रहा है, अगर उसमें काम करेंगे तो एक तो हमारी जॉब की सिक्योरिटी रहेगी, दूसरा आगे हमको कुछ बोनस भी मिलेगा, वो गिफ्ट भी मिलेगा, बात समझ में रखनी। तो हर एम्प्लॉय क्या करता है, हर एम्प्लॉय भी कहीं ना कहीं पर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखता है। जैसे एक 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 एम्प्लॉय की जॉब लगी टाटा में, रिलायंस में, बड़ी कंपनी, नहीं कहते रे बाप, इतनी बड़ी जगह पर आपकी जॉब लगी, क्यों, क्योंकि वहां पर उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, उनको एक्स्ट्रा पर्क्स भी मिलेंगे, बेनिफिट्स बहुत सारे, समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर रेगुलरिटी अथॉरिटीज होती हैं, उनको ही मतलब होता है, जैसे कंपनी लॉ बोर्ड, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, टैक्स अथॉरिटीज, इन सबको अपने अपने बेसिकली कंप्लायंसेस पूरा करवाने के लिए, देखने के लिए कि ये बिजनेसेस पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। रिसर्चर्स, हु आर दीस रिसर्चर्स, हु आर दीस रिसर्चर्स, ये कौन होते हैं, रिसर्चर्स कौन होते हैं। एग्जैक्टली, बेसिकली आप लोग कभी अगर टीवी चैनल अगर पलट रहे हैं और गलती से अगर कोई बिजनेस न्यूज चैनल लग गया हो, ठीक है, एनबीसी हो गया, जे बिजनेस हो गया, कोई गलती से अगर कभी अगर 2-5 मिनट अगर आप लोग देखे होंगे तो फिर आप नहीं बोलते हैं अरे आप इस कंपनी का स्टॉक खरीद लीजिए, इस कंपनी का स्टॉक बढ़ेगा, ये अच्छा है ये। तो हु आर दे आर दी रिसर्चर्स, वो लोग एनालाइज करते हैं, वो लोग बताते हैं कि नहीं इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है,
समझ में आ रहा है कि नहीं? वाई कस्टमर्स, कस्टमर्स को क्या मतलब, मेरे कस्टमर्स को क्या मतलब है? देखिए तो कस्टमर्स इसको अपने जो है अपने एस्टीम का भी वो बनाते हैं। जैसे मेरे पास में एप्पल का आईफोन, मेरे पास में, अब वही अगर मैं कहूँ कि मेरे पास में माइक्रोमैक्स का आईफोन, फर्क पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेसिकली फर्क क्या पड़ेगा, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, बट फर्क ये पड़ेगा कि अरे एप्पल एक बड़ी बिजनेस, समझ में आ रहा है कि नहीं? वही माइक्रोमैक्स एक शायद उसके कंपेरेटिवली छोटी फर्म। एक और फर्क है यहाँ पर, अगर हमने माइक्रोमैक्स का सामान ले तो लिया, या सपोज करो एक्स वाई जेड कंपनी का सामान ले तो लिया, मगर वो एक्स वाई जेड कंपनी की हालत ठीक नहीं है, तो पॉसिबल है कि वो कंपनी हमको सामान तो बेच दे मगर आफ्टर सेल सर्विसेज हमको ना प्रोवाइड करा पाए। पॉसिबल है कि नहीं है? तो कस्टमर भी क्या करता है, ऐसी कंपनी का सामान लेना चाहता है जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, इसलिए वो भी किस पर निगाह रखता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पर। क्लियर है पंडा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर अगर हम लोग आए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें रिलेवेंस होना चाहिए, वो भरोसे के काबिल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो, रिलेवेंस, रिलायबल। कोई भी चीज कब रिलायबल होगी, कोई भी चीज कब रिलायबल होगी, व्हेन विल इट बी रिलायबल, व्हेन दे आर वेरीफाइबल, व्हेन दे आर वेरीफाइबल। व्हाट डू मीन बाय वेरीफाइबल, व्हाट डू मीन बाय वेरीफाइबिलिटी? देखो वेरीफाइबल होने का मतलब ये हुआ कि समथिंग विच इज सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स। समझिए मैंने कहा मेरा 5 लाख रुपए का खर्चा हो गया, आपको भरोसा होगा शायद नहीं होगा, मगर मैं कहूंगा अरे देखो ये 5 लाख रुपए खर्चा हुआ, इसका प्रॉपर रसीद है मेरे पास में, तो आपको जाकर के भरोसा नहीं हुआ होगा, 5 लाख रुपए खर्चा हुआ होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी, अगर वो रिलेवेंस होना चाहिए, अगर वो सॉरी हल्का सा मिस्टेक हो गया है, रिलेवेंस और रिलायबिलिटी में थोड़ा सा कंफ्लिक्ट हो गया है, जो मैंने आप लोगों को समझा दिया वो रिलायबिलिटी समझा दिया है, रिलेवेंस दूसरा था बेसिकली। एक बार और फिर से करते हैं, ठीक है? पहले रिलायबिलिटी पहले पकड़ लेते हैं, जो अभी हम लोग समझ रहे थे वो क्या था, रिलायबिलिटी, रिलायबल क्या होना चाहिए वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल कब होगा, जब वो वेरीफाइबल होगा, जब वो सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स होगा। जैसे उसमें accounting information the key aspect of reliability are faithful representations। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसमें faithful representation होना चाहिए, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे रिलेवेंस की। व्हाट डू मीन बाय रिलेवेंस? रिलेवेंस मतलब जो रिलेवेंट हो, जो काम का हो। थोड़ा सा गलत बता दिया था, जो रिलेवेंस मतलब क्या हो, जो रिलेवेंट हो, जो काम का हो। इट मस्ट बी रिलेवेंट। नहीं कहते मेरे को बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो मिली बट इट वॉज नॉट रिलेवेंट टू मी, इट वॉज नॉट रिलेवेंट टू मी। बहुत से बार ऐसा होता है ना, कोई आदमी कुछ बता तो रहा है मगर हमको लगता है हमने काम का चीज नहीं बता रहा, हम उस पर इंटरेस्ट देते नहीं देते, नहीं देते। तो मेरा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, अकाउंट्स में हर वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि रिलेवेंट हो, काम की हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स के डिसीजंस को अफेक्ट कर सके। बात समझ में आ रहा है? जैसे मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस में हो सकता है आज के डेट में बहुत सारे ऐसे 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 इंफॉर्मेशंस हैं जो कि मेरे लिए यूजफुल नहीं है। लाइक हमारे बिजनेस में हम लोग एक प्रैक्टिस करते हैं कि वी डेली हैव सम काइंड ऑफ पेटी एक्सपेंसेस लाइक फॉर नाश्ता एंड ऑल, ठीक है? नाउ आई एम लीस्ट कंसर्न अबाउट ऑल सच थिंग्स, ठीक है? बट माय अकाउंटेंट, उसने अगर उसी बात पर अगर फोकस किया कि सर देखिए इतना इतना खर्चा है, सो आई एम लीस्ट कंसर्न अबाउट दैट। तो क्या वो मेरे काम के इंफॉर्मेशन को बता रहे? नहीं, आई एम मेनली कंसर्न अबाउट फीस कलेक्शन, आई एम मेनली कंसर्न अबाउट एबीसी थिंग्स। सो हम क्या चीज चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो जो रिलेवेंट पार्ट हो वो हमारे अकाउंट्स का पार्ट हो। समझ में आ रहा है? सो इट मस्ट बी रिलेवेंट, भरोसे के काबिल होना चाहिए, रिलायबिलिटी होना चाहिए। तीसरा है कंपेरेबिलिटी। क्या है तीसरा? कंपेरेबल होना चाहिए, मतलब हम उसको, एक चीज को दूसरे से कंपेयर कर सके, दैट इज व्हाट इज कंपेरेबिलिटी। फिर समझिए ध्यान से, कंपेरेबिलिटी जैसे अगर सपोज करो कोई भी चीज कंपेरेबल कब बनेगी,
आज जैसे हम अपने अगर स्टडीज की बात करें, आज अगर मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा, कल मैं यूपी बोर्ड से पढ़ूंगा, तो क्या फिर वो कंपेरेबल बनेगा? नहीं, क्योंकि पेपर पैटर्न सब कुछ चेंज हो गया। तो कोई भी चीज कंपेरेबल कब बनेगी? जब दो चीजें सेम पैटर्न पर चले। तो वैसे ही अकाउंट्स में भी होता है, अगर हम लोग सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज, सेम अकाउंटिंग की चीजों को फॉलो करते हैं, देन दे बिकम व्हाट? कंपेरेबल। कंपेरेबल मैंने आपको दो दो तरीके से होना चाहिए, एक इंटर फॉर्म और एक इंट्रा फॉर्म। मगर अगर आप हर बार अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को अगर बदलते रहोगे, थिंग्स विल नॉट बी कंपेरेबल। फॉर थिंग्स टू बी कंपेरेबल वी नीड टू हैव यूनिफॉर्मिटी। क्या होना चाहिए हमारे पास में? आप उसको चेंज नहीं कर सकते अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को हर साल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडेबिलिटी। ऐसा जबरदस्त अकाउंट बनाया कि समझ में ही नहीं आया। सर ऐसा भी होता है क्या? यस होता है। हम अपनी नॉलेज को अगर इस तरीके से अगर करें या ऐसे ऐसे करे काम करें जो कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आए, तो फिर हमारे लिए काम का मतलब नहीं बनता। हमको इनफैक्ट अकाउंट्स में क्या सिखाया जाता है कि हम अकाउंट्स कुछ इस तरीके से बनाए कि जिसको अकाउंट्स नहीं भी आता वो भी देख करके समझ जाए कि नहीं इसमें क्या लिखा हुआ, इसमें बताना क्या चीज चाह रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो अकाउंट्स मस्ट बी व्हाट? अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। फिर टाइमलाइनस, मतलब टाइमली कंप्लीट होना चाहिए। The more quickly the information is communicated or provided to the users, the more likely it is to influence the users। एक टाइम बाउंड तरीके से हमको ये बताना था मैनेजमेंट को कि आपकी सेल्स घट रही है, मगर हमने ये चीज इंफॉर्मेशन उनको बहुत बाद में दिया। क्या कोई यूजफुल होगा? नहीं। जब सेल्स घट रही थी तभी बता देते, जैसे ही ये आपको समझ में आया तभी बता देते। तो बेसिकली आपको अकाउंट्स कैसे करना चाहिए? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट मेंटेन व्हाट? टाइमलाइंस, टाइमली। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर कॉस्ट बेनिफिट। कई के बार ऐसा भी होता है कि अकाउंट्स का जो हमारा पूरा का पूरा जो सेटअप है, मतलब जो अकाउंटिंग करने के लिए हमने जो सेटअप किया, जो अकाउंटेंट को रखा, जो बाकी चीज जो सेटअप किया, वो इतना कॉस्टली हो गया कि उससे जो हमको बेनिफिट मिलना था वो बेनिफिट से ज्यादा हो गया। कहने का मतलब ये मेरा बिजनेस बहुत छोटा, मगर मैंने उस छोटे से बिजनेस में एक अकाउंटेंट को रख लिया जिसकी सैलरी इतनी पड़ती मुझे कि मुझे जो उससे बेनिफिट होता है, मुझे जो उससे अकाउंटिंग करवा करके जो बेनिफिट होता है उससे ज्यादा ही मेरा क्या हो गया? खर्चा, एक्सपेंस हो गया। सो कॉस्ट बेनिफिट कभी भी नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर वेरीफेबिलिटी भी हमने आपको बताया कि वेरीफेबल कब होगा? जब वो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, मतलब वो सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। फिर न्यूट्रलिटी होना चाहिए, मतलब न्यूट्रल होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। कंप्लीटनेस मतलब पूरा कंप्लीट डाटा आपको जो है रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। डाटा आपको छोड़ना नहीं चाहिए। अब आप देखो यहाँ पर एक्चुअली है क्या, यहाँ पर दो चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, एक रिलेवेंस और एक कंप्लीटनेस। रिलेवेंस में आपको ये सिखाया जाता है कि वो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को रखो, और कंप्लीटनेस में क्या सिखाया जाता है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए। तो ये दोनों बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही कि नहीं कर रही है? बेसिकली यहाँ पर इसका एक अर्थ ये होता है कि जो भी रिलेवेंट चीजें हो, हर वो रिलेवेंट चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। बात समझ में आ? पक्का क्लियर है? फंडा आगे बढ़े, ठीक है। रोल ऑफ अकाउंटेंट, हमारे अकाउंटेंट का क्या क्या रोल होता है इस पर देखो। अकाउंटेंट हैज टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटेंट को हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना होता है, ठीक है। फिर स्टैच्यूटरी ऑडिट, बेसिकली ये स्टैच्यूटरी ऑडिटिंग जो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट में हर कंपनी को अपना अपना कंपल्सरी ऑडिट करवाना पड़ता है, और ये ऑडिट करता कौन? सी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। फिर इंटरनल ऑडिटिंग, बेसिकली इंटरनल ऑडिटिंग का मतलब ये होता है कि जब कोई बाहर से सी आकर के नहीं, यहाँ पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का ही विद इन पार्ट रहता है वो सीए वर्क्स एज एन एम्प्लॉय, और वो क्या करता है? इंटरनल ऑडिटिंग करता है, ताकि जो वो चेक किया जा सके कि बिजनेस में जो भी फ्रॉड्स हो रहे हो उसको जैसे ही हो रहे हो उसको रिएक्ट किया जा सके। बजटिंग, एक बिजनेस के लिए बजटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे पास में मेरे बिजनेस को चलाने के लिए मेरे पास में 50 लाख रुपए है, तो मैं अपनी बजटिंग करूंगा कि उस 50 लाख रुपए में मेरे क्या क्या खर्चे होंगे, मुझे फिर कब क्या क्या पैसा आएगा। ये बजटिंग एक बहुत बड़ा काम होता है, ये भी कौन करता है? अकाउंटेंट। फिर टैक्सेशन, क्या
उसको भी कौन रिजॉल्व करेगा? अकाउंटेंट। इन्वेस्टिगेशन, कोई भी फ्रॉड हुआ उसको भी कौन इन्वेस्टिगेट करके बताएगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर मैनेजमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, मैनेजमेंट को एडवाइस कौन देता है तरह तरह की चीजों पर? एक अकाउंटेंट। समझ में आ रहा है? फिर अदर एक्टिविटीज भी परफॉर्म करता है, जैसे सेटलिंग ऑफ डिस्प्यूट्स, कुछ डिस्प्यूट्स हो गए बिजनेस से जुड़े हुए। लिक्विडेटर, लिक्विडेशन समझना, जब बिजनेस क्लोज डाउन होता है तब भी किसकी जरूरत पड़ती है अपने को? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की या एक बेसिकली अकाउंटेंट की। कॉस्ट अकाउंटिंग, बाकी और भी काम होंगे, ठीक है। हम लोग अगले टॉपिक पर आ रहे हैं, विच इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। इससे भारी मात्रा में सवाल पूछता है, ध्यान दीजिएगा इसको। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, ठीक है। सो व्हाट इज दिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? ध्यान दीजिएगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? दे आर दी लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस के एक तरीके से लैंग्वेज हो गए, सॉरी, अकाउंट्स हमारा बिजनेस का लैंग्वेज हो गया, और वो लैंग्वेज, वो बिजनेस का जो लैंग्वेज है उसको स्टैंडर्डाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि अकाउंट्स में क्या होता है, एक ही चीज को करने के, एक ही चीज को दिखाने के, एक ही चीज को करने के अलग अलग तरीके पॉसिबल है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राई टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। क्योंकि अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग क्या एक तरीके से आर्ट है। हर कोई अपने अपने तरीके से अगर करेगा देन थिंग्स वोंट बी कंपेरेबल। जो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी व्हाट, दे मस्ट बी कंपेरेबल। तो कंपेरेबिलिटी कब आएगी? जब वो यूनिफॉर्म तरीके से बनाया गया हो। और यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हमको किसकी जरूरत है? यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हमको जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ती है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? दे आर दी बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन्स commonly associated with the theory and procedure of accounting। जो अकाउंट्स का जो हमारा थ्योरी है, जो प्रोसीजर है, वो कैसे करके होगा? सर्विंग एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ करंट प्रैक्टिसेस एंड एज अ गाइड ऑफ फॉर द सिलेक्शन ऑफ कन्वेंशंस प्रोसीजर्स वेयर अल्टरनेटिव एक्सिस्ट। मतलब सिंपल सी बात, जहां जहां पर हमारे पास में एक काम को करने का अलग अलग अल्टरनेटिव तरीका होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का क्या काम होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको बताते हैं कि उन अल्टरनेटिव्स में से आपको क्या चीज चूज करना चाहिए। समझेगा प्रश्न से? एक काम को करने का मेरे पास में अलग अलग अल्टरनेटिव तरीका होता है, हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने किसी और तरीके से काम किया, आपने किसी और तरीके से काम किया, आपने किसी और तरीके से काम किया, थिंग्स वोंट बी कंपेरेबल। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो कंपेरेबिलिटी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लेकर के आ जाता है कि भैया हमने बता दिया, जहां जहां पर भी आपके पास में अलग अलग अल्टरनेटिव प्रिंसिपल्स हैं, वहां पर आप सबको एक ही जैसा काम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारे ये करते हैं। अच्छा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फर्दर हमारे दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, दे आर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है। सो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स वो बेसिक बिजनेस असम्पशंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस आर प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं? दे आर द बेसिक असम्पशंस। क्या होते हैं ये? बेसिक असम्पशंस होते हैं। मतलब इन्हीं के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे? अकाउंट्स मेंटेन, माना जाता है कि अकाउंट्स बना है तो इन बेसिक असम्पशंस को फॉलो किया गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को फॉलो किए बिना अकाउंट्स बनाया जा सकता है? नहीं। समझ में आ रहा है? क्योंकि दे आर द बेसिक असम्पशंस। मान लिया जाएगा, बेसिकली मान लिया जाता है कि अकाउंट्स बना है तो इन चीजों को तो फॉलो किया गया ही होगा। दे आर यूज्ड एज फाउंडेशन फॉर फॉर्मुलेटिंग वेरियस मेथड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर रिकॉर्डिंग द इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग आपके दिए हुए हैं कंसेप्ट्स। पहला हो गया आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये क्या होता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? ये आपको बताता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पर्संस। क्या बताता है आपको? ये आपको कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर डिफरेंट, आर टू डिफरेंट पर्संस। और बेसिकली जो हमारी अकाउंटिंग होती है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग आपकी होती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। अब सर क्या हमसे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पूछेगा? ना,
आपसे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को डिफाइन करने को नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि ये चीज होता है तो किस कंसेप्ट के कारण होता है। मतलब अगर हम लोग प्रोप्राइटर के पर्सनल खर्चे को ड्राइंग्स के तरीके से बोलते हैं, ना कि बिजनेस के एक्सपेंस के तरीके से बोलते हैं, तो वो किस कंसेप्ट के कारण बोलते हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के कारण बोलते हैं। इसी के कारण हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, इसी के कारण हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं, पार्टनर्स को सैलरी देते हैं। ये सब चीजें हम लोग किस कंसेप्ट के कारण करते हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कारण करते हैं। इसी कंसेप्ट के कारण आपका कैपिटल भी एक तरीके से लायबिलिटी के तरीके से ट्रीट होता है। समझ में आ रहा है? ऑल दिस बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। आपसे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट डायरेक्टली डिफाइन करने को, बात क्लियर है? आगे बढ़े। फिर नेक्स्ट है हमारे लिए मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। व्हाट डू यू मीन बाय मनी मेजरमेंट कंसेप्ट? व्हाट डू यू मीन बाय मनी मेजरमेंट कंसेप्ट? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आपका ये कहता, आपकी दो बातें कहता है। आपको पहली बात ये कहता है कि ओनली दोस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स वुड बी रिकॉर्डेड व्हिच आर विजिबल इन टर्म्स ऑफ मनी। सिर्फ और सिर्फ हम कैसे ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स रिकॉर्ड करेंगे कि मनी के टर्म्स में मेजरेबल है। अगर कोई चीज अगर मनी के टर्म्स में मेजरेबल नहीं है तो फिर हम उसको रिकॉर्ड, भले ही वो कितना इंपॉर्टेंट क्यों ना, ठीक है। और दूसरी बात आपको मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि मनी इज द ओनली यूनिट ऑफ रिकॉर्डिंग। हम जो रिकॉर्डिंग भी अपना जो करेंगे वो किसी और यूनिट में नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ किस टर्म्स में करेंगे, मनी। जैसे मेरी किराने की दुकान है, तो मेरी किराने की दुकान पर कोई सामान हो सकता है लीटर के भाव से आता होगा, कोई चीज लीटर के हिसाब से आता होगा, कोई सामान किलोग्राम के हिसाब से बिकता होगा, केजीज में, वेट के हिसाब से, कोई सामान नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से होगा। पॉसिबल है ना? बेसिकली देयर आर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। कोई हाइट के हिसाब से भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? देयर आर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। बट हम अपनी किराने की दुकान में अकाउंटिंग क्या अलग अलग यूनिट्स के हिसाब से करेंगे? नहीं। किसके हिसाब से करेंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों ऐसा? ताकि चीजें ऐड अप हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, कॉस्ट कंसेप्ट। बेसिकली कॉस्ट कंसेप्ट पढ़ने से पहले कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। व्हाट डू यू मीन बाय गोइंग कंसर्न कंसेप्ट? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आपका ये कहता है कि एज पर दिस कंसेप्ट अ बिजनेस इज इंटेंडेड टू कंटिन्यू फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। जब तक आप फ्यूचर को देख सकते हो तब तक ये गोइंग कंसर्न मतलब तब तक अपने लोग अकाउंटिंग करते हैं। जैसे फिर से रिपीट करता हूँ, अकाउंटिंग हम लोग ये सोच के करते हैं कि बिजनेस हमारा लंबे समय तक चलता रहेगा, business won't stop. This is as per which concept? Going concern. तो going concern concept क्या कहता है? Business is ready to continue for a longer period of time in future. Basically, this going concern concept is like a father of various other concept. समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी कंसेप्ट के कारण आपका आता है कॉस्ट कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट आता है? कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है, कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि क्योंकि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, तो एक एसेट की वैल्यू बार बार चेंज होगी, उसकी मार्केट वैल्यू बार बार चेंज होगी, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड एन एसेट एट इट्स मार्केट वैल्यू। क्योंकि बिजनेस लंबे समय तक चले, उसकी मार्केट वैल्यू बार बार चेंज होगी, हम कितनी बार उसकी मार्केट वैल्यू को फाइंड करेंगे? तो इसी कारण से हम लोग एसेट्स को उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, और इस कॉस्ट में से हम लोग हर साल उसका डेप्रिसिएशन घटाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो व्हाट कॉस्ट कंसेप्ट सेज? कॉस्ट कंसेप्ट सेज since a business is intended to continue for a longer period of time in future, therefore an asset cannot be recorded at its market value, and hence asset will be recorded at its cost less depreciation. Since cost is historical in nature, cost कैसा नेचर का होता है? हिस्टोरिकल। तो बेसिकली इसलिए आप इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी कहते हैं। अच्छा, एक हम लोगों से एक सवाल ये पूछता है कि एन एसेट इज रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट बिकॉज ऑफ विच कंसेप्ट? एसेट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसके कॉस्ट पर,
किस कंसेप्ट के कारण? जवाब यहाँ पर बहुत से लोगों का आता है कॉस्ट कंसेप्ट, क्योंकि सर ये बात तो कॉस्ट कंसेप्ट ही कह रहा है। नहीं, रिकॉर्ड किसके कारण से किया जाता है कॉस्ट पर? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के कारण से कॉस्ट पर रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, अगर आपसे ये सवाल पूछता अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट, या अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट एन एसेट इज रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट, या विच कंसेप्ट सेज दैट एन एसेट मस्ट बी रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एसेट को आपको कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना था, और कौन सा कंसेप्ट ये कहता है? कॉस्ट कंसेप्ट कहता, कॉस्ट कंसेप्ट है। कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन गोइंग कंसेप्ट? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, फिर अगला है हमारा डुअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट। अच्छा, डुअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट पढ़ाने से पहले एक और कंसेप्ट जिस जो कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से आया है, वो है आपका अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? अगेन ये भी आपको गोइंग कंसर्न कंसेप्ट करना है। ये भी आपको यही कहता है कि एक बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलेगा। A business is intended to continue for a longer period of time in future. ठीक है, और जो बिजनेस का एग्जैक्ट प्रॉफिट है that can be ascertained only when business is wound up. जो बिजनेस का एग्जैक्ट प्रॉफिट है वो हम लोग कब ascertain कर सकते हैं? जब बिजनेस फाइनली बंद हो गया। मगर जब बिजनेस फाइनली बंद हो गया तब बिजनेस के रिजल्ट को जान करके हम लोग बिजनेस में इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। इंप्रूवमेंट कैन नॉट बी मेड इन द बिजनेस। सो टू इंप्रूव आवर बिजनेस, बिजनेस में अगर हमको सुधार करना है तो हमको बिजनेस में कंटिन्यूअस पीरियड पर अपने प्रॉफिट लॉस को असेसमेंट करना पड़ेगा, एंड हेंस द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर इंटरवल्स। बिजनेस के लाइफ को हम लोग क्या करेंगे? छोटे छोटे इंटरवल्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। समझ में आ रहा है? अगेन दिस कंसेप्ट इज ड्यू टू, समझ में आ रहा है? अच्छा, अकाउंटिंग पीरियड कैन बी एनी पीरियड। आप लोग जैसे कटाक से जवाब देते हो व्हाट इज अकाउंटिंग पीरियड, तो कटाक से बोलोगे सर 1 अप्रैल से 31 मार्च ना। अकाउंटिंग पीरियड इज द पीरियड फॉर व्हिच अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। इट कैन बी एनी पीरियड। ठीक है, एज पर इनकम टैक्स। किसके कारण से? इनकम टैक्स ये कहता है कि अकाउंटिंग पीरियड मस्ट बी 1 अप्रैल टू 31 मार्च। आई होप दिस इज क्लियर फंडा। ठीक है, अच्छा अब जो अगला अपना कंसेप्ट था वो था डुअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट। डुअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट इसी पर तुम्हारा अकाउंट्स बेस्ड है। डुअल एक्सपेक्ट बेसिकली आपका अकाउंट्स में ये कहा गया कि ईच ट्रांजेक्शन affects at least two accounts. हर ट्रांजेक्शन कम से कम कितने अकाउंट्स को अफेक्ट करता है? It affects at least if one is debited. अगर एक को हम लोगों ने डेबिट कर दिया, the other will be credited. अगर एक को हम लोगों ने डेबिट कर दिया तो फिर दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? समझ में आ रहा है कि नहीं? सो आपका डुअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट ये कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट्स। इफ वन अकाउंट विल बी डेबिटेड द अदर विल बी, और इससे को तो मैं कहता हूँ कि अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स खेला है क्या चीज का? डेबिट और क्रेडिट का। समझ में आ रहा है कि नहीं? बेसिकली एक ट्रांजैक्शन खेलो और उसे खेलने के बाद में क्या करोगे? एक खाता डेबिट, दूसरा खाता, और ये डेबिट क्रेडिट क्या, ये लोगों को पता है, इसलिए लोग सही नहीं खेल पाते क्योंकि लोगों को सही नियम नहीं पता। डेबिट क्रेडिट क्या होता है? डेबिट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट्स। क्या होता है डेबिट? लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट्स। एंड व्हाट इज द क्रेडिट? समझ में आ रहा है कि नहीं? सो व्हाट्स द डेबिट, व्हाट्स द क्रेडिट? डेबिट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट्स, क्रेडिट इज द राइट साइड ऑफ द अकाउंट्स। ये डुअल एक्सपेक्ट कांसेप्ट के कारण ही आपका जो है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्लाई करता है व्हिच इज एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन किस कारण से होता है? ये आपका होता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल।
नेक्स्ट है हमारा रियलाइजेशन कंसेप्ट। क्या है नेक्स्ट? रियलाइजेशन कंसेप्ट। प्लीज ध्यान से देखिएगा। रियलाइजेशन कंसेप्ट एक काम करते हैं, पहले एक्रुअल कंसेप्ट पढ़ते हैं। एक्रुअल कंसेप्ट अभी हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक्रुअल सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स। वैसे ही एक्रुअल कंसेप्ट भी हमारा है। एक्रुअल कंसेप्ट हमारा क्या कहता है? एक्रुअल कंसेप्ट हमारा ये कहता है कि an income must be recognized, it must be recorded whenever it is earned and not when it is received in cash. Similarly, an expense must be recorded whenever it is incurred, खर्चा कब? जब incur किया, nor when it is paid in cash. ये क्यों जरूरी है? ताकि हम लोग अपने प्रॉफिट लॉस को सही तरीके से असरटेन कर लें। अच्छा, इस कंसेप्ट के ही कारण देखिए क्या होता है, एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड आर। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपसे ये सब सवाल पूछेगा, आपसे एक्रुअल कंसेप्ट नहीं पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्सपेंस, इनकम किस कंसेप्ट के कारण रिकॉग्नाइज किया जाता है? एक्रुअल कंसेप्ट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, फिर हमारा है एक कंसेप्ट है रियलाइजेशन कंसेप्ट। ठीक है, अब देखो ये रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या करता है, बस खाली इनकम के बारे में बात करता है। ये आपको बताता है कि व्हेन एन इनकम मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड। रियलाइजेशन कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करता है? ये आपको बात करता है व्हेन एन इनकम मस्ट बी। बेसिकली इसमें बताया हुआ है कि इनकम आपको कब रिकॉग्नाइज करना है, सब पूरा अपने सिलेबस में नहीं है। जैसे गुड्स से जुड़ा हुआ इनकम है, तो गुड्स से जुड़े हुए इनकम हम लोग कब रिकॉग्नाइज करेंगे? व्हेन इट इज सोल्ड। सर्विसेज, when services are provided, interest ड्यू डेट पर। बस समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड देयरफॉर अलग अलग चीजों पर जो है आपको रियलाइजेशन कंसेप्ट बताता है कि व्हेन एन इनकम मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड। समझ में आ रहा है? तो रियलाइजेशन कंसेप्ट का क्या काम है? ये बताना कि व्हेन एन इनकम मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड। एक बार रियलाइजेशन कंसेप्ट के कारण आपने की मदद से आपने इनकम को रिकॉग्नाइज कर लिया, सॉरी इनकम को आपने जान लिया, इनकम निकाल लिया, तो फिर अब आप क्या करोगे? अब अगला कंसेप्ट हमारा आता है रेवेन्यू मैचिंग कंसेप्ट। क्या आता है? रेवेन्यू मैच कंसेप्ट, जैसे हम लोग कहते हैं मैचिंग कंसेप्ट। देखो ये रेवेन्यू मैच कंसेप्ट किस पर डिपेंडेंट होता है पता है? दिस इज डिपेंडेंट ऑन रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। ये पहले कहता है कि पहले आप अपनी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करो। किसको रिकॉग्नाइज करो? एज पर रियलाइजेशन कंसेप्ट। और जब एक बार आपने अपनी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लिया, जैसे मैंने ये रिकॉग्नाइज कर लिया कि मैंने इस साल 100 यूनिट्स बेचा। मैं सपोज करो अगर मोबाइल बनाने वाली कंपनी हूँ या मैं अगर मोबाइल का ट्रेडर हूँ, तो मैंने इस बात को रिकॉग्नाइज कर दिया कि मैंने 100 यूनिट्स बेचा। तो जब मैंने इस बात को रिकॉग्नाइज किया मैंने 100 यूनिट्स बेचा, अब मैं क्या रिकॉग्नाइज करूंगा? वो 100 यूनिट को बनाने में खर्चा कितना है, इनकम निकालना है। इनकम निकालने के लिए क्या करोगे? इनकम निकालने के लिए क्या करोगे? सेल प्राइस माइनस एक्सपेंस या रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो बेसिकली रेवेन्यू आपने रिकॉग्नाइज कर लिया एज पर रियलाइजेशन कंसेप्ट। अब जो वो रेवेन्यू कमाए हो, उसको कमाने में जो खर्चा लगा है उसको उससे घटा दो। मैंने इस साल बनाया 120 यूनिट, मैंने इस साल बनाया कितना, मगर बेचे कितना? 100। तो हम रेवेन्यू 100 यूनिट का लेंगे तो खर्चा भी कितने यूनिट्स का लेंगे? 100। दिस इज एज पर रेवेन्यू मैचिंग कंसेप्ट। आई होप ये एकदम क्लियर हो आप लोगों के लिए। ठीक है, स्टूडेंट्स विल कंप्लीट दिस पार्ट नाउ इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, कन्वेंशंस बाकी हैं और कुछ और पोर्शन हमारा बाकी है। विल कंप्लीट दिस पार्ट इन नेक्स्ट क्लास। चलो, थैंक यू एवरीवन।